हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में देखा कि एक गांव है पालमपुर, जहां के रिसोर्सेस के इस्तेमाल से ये पता चलता है कि कैसे हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पालमपुर एक गांव है और वहां पर होने वाली एक्टिविटी को, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको हम डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। इसी क्रम में हमने पिछली क्लास में देखा था कि लैंड रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, आप उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल। लैंड के बाद हमने देखा था लेबर, लेबर के बाद अब हम देखेंगे कैपिटल। किसी भी काम को करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। जैसे अगर आप स्कूल में आ रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक सर्विस परचेज कर रहे हैं। एजुकेशन एक सर्विस है जिसके लिए आपके पेरेंट्स पैसा पे करते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी सर्विस जब आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आप पैसा पे करेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो साइज में या बड़ा हो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, दोनों के लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि वो पैसा कहाँ से आएगा। ये एक अलग सवाल है कि किस जगह आप बिजनेस खोल रहे हैं और वो कितना चलेगा। लेकिन यहाँ हम रूरल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो जब रूरल कंटेक्स्ट की बात होगी तो अभी तक हमने जो देखा वो एग्रीकल्चर देखा और एनिमल हस्बेंड्री देखा, मतलब कृषि और पशुपालन, दो ही रास्ते हमने यहाँ पर देखे। और जैसे जैसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से मॉडर्न फार्मिंग की ओर शिफ्ट हुए तो इसके लिए हमें, मॉडर्न फार्मिंग के लिए क्या जरूरत थी, हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी कैपिटल की। मान लीजिए पहले अगर खेत जोता जाता था तो खेत को जोतने के लिए हमें हल की जरूरत होती थी। ठीक है, हल से खेत को जोत दिया जाता था। तो क्या लगता था, एक जोड़ी बैल लगता था। बैल में ऐसे करके वो जो फाल होता है उसे रख के और पीछे हल होता था जिससे कि जोता जाता था। लेकिन अगर यही जुताई आप ट्रैक्टर से करना चाह रहे हैं तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग से मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग में जा रहे हैं तो आपको अपने इक्विपमेंट्स और मेथड्स बदलने होंगे। तो जब ये इक्विपमेंट्स और मेथड्स आप बदलेंगे तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। तो जितने भी छोटे फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स से मतलब है जिनके पास पीस ऑफ लैंड कम है, तो जो छोटे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसे को उधार लेते हैं। मतलब अब कोई चीज आपको खरीदनी है, मान लीजिए एक मार्जिनल फार्मर है या स्मॉल फार्मर है, उसको अपने खेत के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदना है। तो वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो वो पैसा वो कैसे अरेंज करेगा, उस पैसे को अरेंज करने के लिए वो किसी से उधार लेगा, बोरो करेगा मनी। तो हो सकता है वो लार्ज फार्मर से ले या फिर किसी विलेज के मनी लेंडर से ले या किसी ट्रेडर से ले जो कि उसको कल्टीवेशन के लिए वेरियस टूल्स प्रोवाइड कर दे। यहाँ पर तीन तरह के ऑप्शंस दिए हैं। या तो वो किसी लार्ज फार्मर का मतलब है जिसके पास लैंड की मात्रा ज्यादा हो, लैंड की मात्रा ज्यादा होगी तो उससे उसको सरप्लस मिलेगा, सरप्लस होगा उसके पास सेविंग्स होगी, तो सेविंग्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है वो पैसा उधार दे दे। तो ये पहला ऑप्शन है लार्ज फार्मर्स। फिर दूसरा ऑप्शन आता है क्या, कि वो किसी मनी लेंडर से, कुछ लोग क्या करते हैं अपना पैसा हमेशा ऋण के लिए दूसरे को देते हैं और उसकी ब्याज से जो रकम आती है उससे उनका घर चलता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, कि जिससे वो इक्विपमेंट खरीदना है,
उसी व्यक्ति से डायरेक्टली डील कर ली जाए, उसी व्यक्ति से डायरेक्टली बात कर लिया जाए। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपको किसी से ट्रैक्टर खरीदना है, तो डायरेक्टली अगर आपने उसी से डील कर लिया कि 6 लाख या 7 लाख का ट्रैक्टर आता है, ठीक है, तो अगर आपको 6 लाख का ट्रैक्टर खरीदना है तो आपने ये बात कर लिया कि 1 लाख मैं अभी पेमेंट कर दे रहा हूँ, 5 लाख मैं आपको बाद में पेमेंट धीरे धीरे कर दूंगा, उसके लिए मैं सालाना इतने % की दर से आपको ब्याज लगा के पैसा दूंगा। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं पैसे को बोरो करने के। लेकिन ये तो बात हुई कि जैसे आपको अपना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग से मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में आना था, तो आपको पैसे की जरूरत थी। लेकिन वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? तो उसमें 3 ऑप्शन हो गए, लार्ज फार्मर्स हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, और जिसके पास मशीनरी है डायरेक्ट उससे हो गया। अब सवाल ये आता है कि पैसा तो आप ले लेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो पैसा है उस पे जो ब्याज का रेट है वो काफी ज्यादा है। वो यहाँ पर दिक्कत कर रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। मतलब ब्याज की दर अगर ज्यादा होगी, आपके मूलधन से ही ज्यादा ब्याज की रकम धीरे धीरे होने लग जाएगी, तो आप उसका जब तक ब्याज चुकाएंगे तब तक अगले ब्याज की किस्त की दौर फिर आ जाएगी। तो इस तरह कभी भी आप उसका पूरा पैसा नहीं चुका पाएंगे और एक तरह का डेट ट्रैप बन जाएगा। डेट ट्रैप क्या है? इसे आप ऋण जाल भी कहते हैं कि आपने किसी से ऋण लिया, अब पता चला मान लीजिए मैंने 1 लाख लिया और उस पर मेरा अगली बार ब्याज देने के लिए 40% की दर था या कुछ भी था, तो 40,000 मेरा और बढ़ गया। जब तक मैंने उसको 30,000 तक मैं लौटा पाया था, मेरा 1,10,000 बचा था। मूलधन 1 लाख, उसमें 10,000 ब्याज का बचा था। तब तक अगले साल का 40,000 और जुड़ गया, अब वो 1,50,000 हो गया। तो मैं फिर 30,000 ही दे पाया, तो अब मेरा जो शेष राशि है वो 1,20,000 है। फिर तब तक पता चला फिर 30,00,000 उसमें 30,000 उसमें जुड़ गया। तो अब क्या हुआ? 1,50,000। मतलब जो मूलधन है, मूलधन पर ब्याज इतना है कि जब तक मैं ब्याज को चुकाऊंगा तब तक अगले साल का ब्याज फिर लग जाएगा। तो उसका ना मैं मूलधन चुका पाऊंगा, ना मैं उसका ब्याज चुका पाऊंगा, और मैं लगातार इसमें फंसा रह जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया है कि ऐसे मेथड से जब भी हम लोन लेंगे तो जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा हाई होगा। यहाँ पर सविता की कहानी दी गई है। क्या दिया है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक, जो कि वीट को अपनी लैंड पर कल्टीवेट करती है, ठीक है, जिसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। सविता है, वो अपने लैंड में वीट को कल्टीवेट करती है और उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। अब अगर हम सीड्स को, फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड्स को, इन सब चीजों को हटा दें, तो इनको हटाने के बाद भी, सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को हटाने के बाद भी उसको कैश चाहिए होता है पानी खरीदने के लिए और अपने फार्म को रिपेयर करने के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए। अब आप कहेंगे पानी खरीदना पड़ता है, इसका क्या मतलब है? पानी खरीदने का सीधा सा मतलब यही है कि सिंचाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपको सिंचाई करना है तभी तो आपके पास, आपकी फसल अच्छी कैसे होगी? जब आप सिंचाई करेंगे, उसको पानी देंगे प्रॉपर अमाउंट में, उसको प्रॉपर, सूर्य की रोशनी तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन पानी तो आपको देना होगा, फर्टिलाइजर आपको देना होगा। तो सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उसे पैसा चाहिए किस लिए? वाटर के लिए और अपने जो फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ऐसे में वो एस्टिमेट लगाती है कि जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल लगभग कितना कॉस्ट है? मिनिमम ऑफ ₹3,000।
वर्किंग कैपिटल से मतलब है कि जितना पैसा उसको लगने वाला है वो लगभग अप्रॉक्स 3000 है। ऐसे में उसको पैसा नहीं चाहिए, शी डजंट हैव द मनी, उसके पास और जरूरतों के लिए पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, जिसके लिए जो उसके पास 3000 है ये पूरा नहीं पड़ेगा, इसके लिए उसे क्या करना होगा, पैसा उधार लेना होगा। तो पैसा वो किससे उधार लेती है सविता? तेजपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति से, जो कि एक लार्ज फार्मर है। तेजपाल सिंह पैसा देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसा देगा तो वो बिना अपना फायदा देखे आपको पैसा नहीं देगा। तो तेजपाल सिंह एग्री करते हैं सविता के लोन के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 24% पर मंथ के हिसाब से तय करते हैं। तो ये कितना ज्यादा हो गया, हर 4 महीने में 24% के हिसाब से ये तय करते हैं अपना रेट। इस हिसाब से, जो कि एक काफी हाई इंटरेस्ट रेट है। सोचिए, आपको बैंक जाइए, कहीं भी जाइए, तो जहां आपको सालाना 10 से 12% की बात होती है, वहीं पे अगर आप इसकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि 24% का ब्याज होगा, और वो भी 4 महीने के लिए। तो अगर आप सालाना इसको जोड़ लेंगे तो ये धीरे धीरे 70-80% तक का ब्याज ये ले लेंगे आपसे। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति आपको पैसा देगा, तो लार्ज फार्मर अगर आपको पैसा दे रहा है तो वो अपना एक्सट्रीम बेनिफिट सोच के ही देगा। और यहाँ पर किसान के पास मजबूरी ये है कि वो कहीं और नहीं जा सकता, उसे अपने काम के लिए जरूरत है, तो उसे मजबूरी में खरीदना पड़ेगा या पैसा उसे बोरो करना पड़ेगा। साथ में सविता ने इस बात के लिए वादा किया है कि वो उसके खेत में एक फार्म लेबरर की तरह काम करेगी, वो भी कितने में, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। हमने पहले क्या बात किया था कि हमने ये देखा था कि अभी इससे पिछली वाली क्लास में कि पर डे के हिसाब से सरकार ने 2019 में तय किया है कि 300 रुपए, 300 रुपीज पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन वहां पर पालमपुर गांव में 160 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर नंबर ऑफ लेबरर्स ज्यादा हैं। तो जब नंबर ऑफ लेबरर्स ज्यादा होंगे तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको 160 रुपीज मिल रहा है पर डे, 4 लोग खड़े हुए हैं कि हमको साहब ले लीजिए, हम आपका काम करेंगे, हमको 140 दे दीजिएगा। दूसरा कह रहा है हमको 120 दे दीजिएगा, तीसरा कह रहा है हमको 100 रुपीज ही दे दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मालिक है वो 100 रुपीज वाले को चूज करेगा। तो ठीक यहाँ पर, जबकि मिलना चाहिए कितना, 300 रुपीज। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है? पहली चीज, 24% की दर से हर 4 महीने के हिसाब से पहले तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट में लोन दिया जा रहा है, ठीक। दूसरा, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से मजदूरी के लिए कहा जा रहा है। मतलब दो तरफ से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये वेज काफी कम है, और सविता इस बात को जानती है कि जब हार्वेस्टिंग पीरियड होगा तो हार्वेस्टिंग पीरियड में उसे अपने खेतों पे भी काम करना होगा, तब जाकर के वो यहाँ काम करने में सक्षम हो पाएगी। इसीलिए इसीलिए उसको एक तरह से डबल बर्डन पड़ेगा। एक तरफ उसे अपना खेत मैनेज करना है, जिसके लिए वो लोन ले रही है। लोन वो इस उम्मीद से ले रही है कि उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। और लोन लेने की क्या उम्मीद है? लोन लेने की सिर्फ यही उम्मीद है कि उसका जीवन खुद का अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस लोन को लेने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये भी देखना है। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट है, दूसरा जब हार्वेस्टिंग पीरियड होगा अपने खेत में भी काम करना है, साथ में उसके खेत में भी जाके काम करना है। इन सब के अलावा वो 3 बच्चों की माँ है।
तो इसके लिए उस पर हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी ज्यादा है। तो सविता जो लेडी है जिसकी बात हो रही है, जो लेबर है, उसके पास हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हर तरफ से उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है और बेनिफिट काफी कम है। साथ ही सविता को पता है कि एक स्मॉल फार्मर के लिए लोन लेना काफी कठिन काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी एक स्मॉल लेबरर अपने लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसी चीज को डिटेल में दिया गया है। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अगेन वही बात आ गई, जब आप कहते हैं कि स्मॉल फार्मर के पास अपनी सेविंग्स नहीं है कि वो उस पैसे को बचा करके इन्वेस्ट कर सके, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल फार्मर की जो अर्निंग है वो काफी कम है, और अर्निंग कम होने के बावजूद जो उसके पास सेविंग्स है वो कम है। और सेविंग्स होगी कहाँ से जब उसे हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा पे करना होगा। अब यहाँ देखिए, एक स्मॉल लेबरर की हम बात करें, जो हम सविता की बात कर रहे थे, उसको एक तरफ से दूसरे के खेत में काम भी करना है, तो फायदा किसको गया? लार्ज फार्मर को। दूसरा, जो वो पैसा ले रही है उसे हाई इंटरेस्ट रेट में देगी, तो वो पैसा किसकी जेब में गया? लार्ज फार्मर की जेब में गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो लार्ज फार्मर है वो एक तरह से स्मॉल फार्मर से एज अ लेबर, चीप लेबर भी अवेलेबल कर ले रहा है, उससे पैसे भी ले ले रहा है, और जो अपनी फसल वो बेचेगा उससे जो बेनिफिट उसकी जेब में आएगा वो भी वो खुद के पास रखेगा। तो ये जो एक ट्रैप है, अगर आप ठीक से समझेंगे कि लार्ज फार्मर के पास जो पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर के पास से ही होकर के जा रहा है, तो स्मॉल फार्मर और गरीब होता जाता है और लार्ज फार्मर और अमीर होता चला जाता है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, और फिर कहा जाता है कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट नहीं कर पाते। एक्चुअल में स्मॉल फार्मर डेवलप तब हो पाएगा जब वो इन चीजों से बच पाएगा, इसीलिए उसको हाई इंटरेस्ट रेट से बचाने के लिए बैंकिंग की फैसिलिटीज होती है। हम इसे आगे पढ़ेंगे कि बैंक कैसे काम करता है, किस हिसाब से लोन देने की पॉसिबिलिटीज है, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोन देता है, तो ये सारी चीजें हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। दे आर thus able to arrange for the capital needed। अगेन, इनके पास अपनी सेविंग्स कैसे है? अपनी सेविंग्स इसीलिए है क्योंकि जो अपनी, एक तो चीप लेबर है, लार्ज फार्मर को स्मॉल फार्मर ने क्योंकि उससे पैसा लिया है तो उसको 100 रुपीज पर डे में स्मॉल फार्मर से वो काम करवा रहा है, तो पहला उसको चीप लेबर मिला। दूसरा, जो वो पैसा दे रहा है, जो अपने पास बचा हुआ सेविंग्स का पैसा था, उससे भी उसके पास ब्याज का पैसा आएगा क्योंकि जो स्मॉल लेबर है वो ब्याज का पैसा वापस करेगा। तीसरा, जो कि अपनी उसकी खुद की फसल होगी, उस फसल को बेचने से जो पैसा उसको प्राप्त होगा। तो लार्ज फार्मर तो एक तरह से उसके पास तीन तरफ से सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, और जब उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होगा तो अल्टीमेटली उसके पास सेविंग्स होगी, और जब सेविंग्स होगी तो वो आगे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। अगला टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस का सीधा सा मतलब है कि जितनी आपकी जरूरत है, जो भी उससे ज्यादा है वो आपके सरप्लस में आएगा। मान लीजिए कहीं पर 100 यूनिट्स है, कितना है? 100 यूनिट्स, उसमें से 40 यूनिट्स आपके काम का है, तो बचा हुआ जो 60 यूनिट्स होगा प्लस 60, ये आपका सरप्लस में आएगा। तो सरप्लस का सीधा सा ये मतलब है। यहाँ पर बात कर रहा है फार्म प्रोडक्ट्स का सरप्लस, उसका सेल। ऑब्वियस सी बात है कि जो चीजें हम कंज्यूम कर लेंगे, जिनका हम कंजम्पशन कर लेंगे, कंजम्पशन के बाद जितना भी बचेगा वो सबका सब कहाँ जाएगा? वो सरप्लस में ही तो जाएगा। तो सपोज करिए कि फार्मर्स ने वीट प्रोड्यूस किया है अपने लैंड में,
क्या करके, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके अपने लैंड में वीट को प्रोड्यूस किया है। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। तो जो वीट है वो हार्वेस्टेड है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि फार्मर्स इस वीट के साथ क्या करेंगे। मान लीजिए कोई खेत है, वहां पर वीट प्रोड्यूस किया गया, वीट प्रोड्यूस हो जाने के बाद किसान उसके साथ क्या करेंगे। एक हिस्सा वो लोग फैमिली के कंजम्पशन के लिए निकाल लेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने कोई भी चीज पैदा की है, उसके पैदावार के लिए आप जिम्मेवार हैं, तो उसकी जो पैदा हुई फसल है वो आप अपने पास रखना चाहेंगे। तो जब आप उसका एक हिस्सा अपने कंजम्पशन के लिए रखते हैं, भाई अपना पेट तो भरना है, गेहूं, चावल, दाल, तेल, ये बेसिक हैं जो हमेशा गांव के ग्रामीण क्षेत्र में लोग इनकी फसल उगाते हैं, इनकी पैदावार करते हैं और इनका एक हिस्सा अपने साल भर के राशन के लिए रख लेते हैं। अगर गेहूं हुआ है तो हर आदमी को रोटी तो खाना है ना, तो रोटी खाने के लिए जो किसान गेहूं पैदा करता है, गेहूं पैदा होने के बाद उसका एक हिस्सा जितनी उसको जरूरत है वो अपने लिए निकाल लेता है, तो उसे कहते हैं कंजम्पशन के लिए निकाल लेना। तो वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए निकाल लेता है और जो भी वीट बचती है वो क्या करता है, सरप्लस वीट को बेच देता है। मान लीजिए 1 क्विंटल हुई, हम एग्जांपल ले रहे हैं सीधा सीधा, 1 क्विंटल वीट हुई। अब उसमें उसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अपना 40 केजी का कंजम्पशन है, 40 केजी में अपने घर परिवार का साल भर का खर्चा चल जाएगा, 4 लोगों का परिवार है, इतने राशन में साल भर में हो जाएगा। हालांकि एग्जाम्पल है, 40 केजी में नहीं होगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो उसने 40 केजी अपने कंजम्पशन के लिए निकाल लिया। अब जो 60 केजी बचा हुआ है वो सरप्लस अमाउंट है, उसको मार्केट में जाकर के बेच देगा जिससे कि उसे पैसा मिलेगा। अगेन जो स्मॉल फार्मर्स हैं जैसे सविता और गोविंद, इनके पास बहुत कम मात्रा में सरप्लस वीट बचता है क्योंकि इनका टोटल प्रोडक्शन कम है और इनकी जो जरूरतें हैं उसके लिए जब ये निकाल लेते हैं तो इनके पास बेचने को बहुत कम बचता है। तो अगर हम ऑब्वियस सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं। एक हो गया आपका स्मॉल फार्मर्स, दूसरा हो गया मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। अगेन हम अगर बात करें, अगर हम 4 लोगों का परिवार ही देख करके चल रहे हैं, ठीक है, हम इसे ऐसे मान लें कि अगर 4 लोगों का परिवार है और स्मॉल, मीडियम और लार्ज में हम लेकर के चल रहे हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी और किस हिसाब से हमारे पास जो है वीट की सेविंग्स होगी। मान लीजिए आपका स्मॉल है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, किसान की बात हो रही है। किसान से क्या मतलब है, जिसके पास जमीन कितनी है। अब मान लीजिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसका किसान के स्तर पे हमने कैसे बांटा है, जमीन की क्वांटिटी के हिसाब से बांटा है। अब मान लीजिए इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4, ये क्या है, ये फैमिली मेंबर्स हो गए। 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। अब हम देखते हैं इनके पास लैंड कितनी है। जो स्मॉल है ऑब्वियस सी बात है, उसके पास कितना होगा, ये आप रख लीजिए फैमिली मेंबर्स, ये आप रख लीजिए लैंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी साइज, ठीक। अब ये आप रख लीजिए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं। मान लीजिए इसके पास 1 हेक्टेयर है, इसके पास मान लीजिए 3 हेक्टेयर है और इसके पास 5 हेक्टेयर है। ये जमीन की क्वांटिटी हो गई आपके पास, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए आपके पास इतनी जमीन है, ठीक है। अब हम सिंपल मान के चलते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कि अगर 1 हेक्टेयर जमीन है
ठीक है, ये लैंड साइज है था आपका। अब लैंड साइज के हिसाब से आप ले लीजिए प्रोडक्शन। ये क्या है आपका, लैंड का साइज है। ठीक है, 1 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर। अब मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आपकी जो गेहूं की पैदावार है कितनी हो रही है, 1 कुंटल। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो रही है, 3 हेक्टेयर है तो बढ़ गई 3 कुंटल। और अगर यहाँ पर 5 है तो हो गया कितना, 5 कुंटल। तो ये आपका क्या हो गया, लैंड साइज के हिसाब से प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब जो स्मॉल फार्मर है, ठीक है, इसके पास 1 हेक्टेयर जमीन थी, 1 कुंटल इसके पास पैदावार हुई, है ना। और मीडियम जो साइज के लैंड थी जिसके पास, उसके पास 3 हेक्टेयर जमीन थी और 3 कुंटल की पैदावार हुई। जो लार्ज फार्मर था उसके पास कितना था, 5 हेक्टेयर की जमीन थी, 5 क्विंटल की पैदावार हुई। तो आपने ये देख लिया। ठीक, अब सवाल आता है कि अगर 1 कुंटल की पैदावार है तो कंजम्पशन कितना है। अगेन इसका कंजम्पशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि 40 केजी, 4 लोगों का परिवार है, स्मॉल है तो भी 40 केजी ही होगा, है ना। तो स्मॉल अगर है तो हमने इसको कितना कर लिया, 40 केजी। ठीक है, अगेन आ गए हम जिसके पास 3 हेक्टेयर जमीन है, ये भी 4 लोगों का परिवार है, तो भी लगभग कितना जाएगा, 40-50 केजी जाएगा। तो भी हम अप्रॉक्स इसको रख ले रहे हैं 40 केजी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अमीर घर के हैं तो आप गेहूं ज्यादा खा लेंगे, आटा ज्यादा खा लेंगे या रोटी ज्यादा खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर 4 लोगों का परिवार है तो कंजम्पशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स उतना ही रहेगा। अगेन यहाँ पर भी हो गया 40 केजी। तो उसके बाद ये हो गया आपका कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन है, ये कंजम्पशन है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, सरप्लस। जब सरप्लस की बात करेंगे तो इसके पास कितना आएगा, 60 केजी। अब इसके पास बात करेंगे तो 2.60 होगा, और इसके पास बात करेंगे तो कितना होगा, इसके पास होगा 'तो अब क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने क्या देखा, जो सरप्लस आया हमारे पास। अब क्योंकि जो सरप्लस है उसी को बेचने से हमें प्रॉफिट मिलना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन जो स्मॉल, जिसके पास, जो स्मॉल फार्मर है उसके पास बेचने के लिए केवल 60 केजी बच रहा है। अब आप इसको 20 रुपीज के जी मान के, 18 रुपीज के जी मान के कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगेन जिसके पास सरप्लस 4.60 है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसके पास पैसा ज्यादा होगा। जैसे अभी यही एक सवाल आया कि क्या वजह है कि जो लार्ज स्केल के जो फार्मर हैं या मीडियम स्केल के फार्मर हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, वो कहाँ से हो रहा है, क्योंकि अगर इनके पास जो लैंड साइज है वो अलग अलग है, लेकिन जो जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा है तो कंजम्पशन लिमिटेड ही होगा, कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। आप इसको बढ़ा भी लें, मान लीजिए आप इसको हटा के आप कह दीजिए कि ये लार्ज फार्मर है, इसके यहाँ लोग ज्यादा खाते होंगे, आप इसे 60 केजी कर लीजिए, तब भी तो यहाँ पर ज्यादा होगा, ये 4.40 हो जाएगा। तो भी इसके कंपैरिजन में इसके पास टोटल 60 केजी है, इसके पास उससे कई गुना ज्यादा है, यहाँ पर 2.60 है, मतलब इसके पास 2 कुंटल सीधा सीधा ज्यादा है। तो जब ये सेल होगा, अब इसी को अगर हम इंटू 18 या इंटू 20 कर लेते तो हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कि तो इसके पास जो पैसा है अपना गेहूं बेचने के बाद वो थोड़ी मात्रा में, इसके पास है वो ज्यादा मात्रा में, इसके पास है सबसे ज्यादा मात्रा में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लैंड का साइज क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है और सरप्लस कितना आएगा। इसीलिए जो लार्ज फार्मर हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है और वो उसी पैसे को जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको दे देते हैं उधार के लिए, उससे जो ब्याज का पैसा आता है पहला फायदा। दूसरा, जो अब उन्हें खेती करना है उसके लिए वो मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। अभी हमने लैंड साइज की बात की थी, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आप और आगे जब समझेंगे, ये तो हमने क्या किया था, हमने इसे क्या किया है, आउटपुट के आधार पर समझा है इसको, ठीक है। अब अगर इसी चीज को हम इनपुट के आधार पर समझने का प्रयास करें, इनपुट का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपका जो पैसा है, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, चलिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 है, 3 है और 5 है। अब 1, 3 और 5 में यहाँ पर मान लीजिए लेबर खुद से काम कर रहा है और वो 3 महीने तक यहाँ पर इंगेज रहता है, और 3 महीने का सिंपल सा मतलब है कि इस ड्यूरेशन में वो कहीं और काम नहीं करेगा और उसको पैसा नहीं मिलेगा। लार्ज जो मीडियम साइज फार्मर है, अगर वो लेबर से काम करवाता है तो लगभग अगर वो 90 दिन भी काम करवाएगा और इनटू वो कितना भी कम देगा, 150 रुपीज के हिसाब से दे या फिर किसी भी हिसाब से अगर वो देता है, मान लीजिए किसी को आप कर लीजिए 100 डेज, ठीक है। अगर वो 100 दिन काम करवाता है और 150 के हिसाब से देता है तो उसका सीधा सीधा कितना हो गया, तो उसे 15,000 रुपए केवल लेबर पे खर्च करना होगा, जबकि जितना, मैं केवल जुताई की बात कर रहा हूं। अब यही व्यक्ति क्या करेगा, ट्रैक्टर ले लेगा, और अगर इसके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्यों ले पाएगा, अभी हमने क्या देखा था, इसके पास सरप्लस मनी ज्यादा है, ये उसी काम को 2 से 3 दिन में करके खत्म कर देगा। जो काम यहाँ करने में महीनों लगेगा वो काम ये 2 से 3 दिन में खत्म कर लेगा ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। अब ये उसी ट्रैक्टर को इन्हीं लोगों को बाद में क्या करेगा, उधार देना शुरू करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास इक्विपमेंट है और बाकी लोग वो इक्विपमेंट किराए पे या उधार पर लेते हैं। तो अगेन इनपुट की भी बात की जाए तो जो लार्ज फार्मर है वो इनपुट के लेवल पे भी फायदे में ही रहेगा। तो इसीलिए जो अमीर है वो धीरे धीरे अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो धीरे धीरे गरीबी की खाई में जाता चला जाता है। Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. हमने तो छोटे उसमें देखा था, लेकिन यहाँ पर 350 क्विंटल बोला है, और जो सरप्लस अमाउंट है वो क्या करेंगे, बेच देंगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो अर्निंग बढ़ेगी उससे एक ट्रैक्टर खरीदेंगे, और ट्रैक्टर क्या होगा, उसकी फिक्स्ड इनकम को तो बढ़ाएगा ही, साथ में जो अदर जगहों पर जाकर वो काम करेगा उससे भी उसे पैसा मिलना शुरू होगा। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या है कि, तो अब तक हमने जो देखा, अगर हम पूरे को सम अप करें, यही रीजन है कि जो लार्ज फार्मर है वो उनका पैसा बढ़ता जाता है और जो स्मॉल फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है उनका पैसा कम होता चला जाता है, और पैसे से पैसा बनता चला जाता है। ये एक तरह का पूरा चक्र है। जो छोटे किसान हैं वो ऋण चक्र में उलझते चले जाते हैं और जो बड़े किसान हैं वो समृद्ध होते चले जाते हैं। ये फर्क देखने को मिलता है। तब तक हमने पढ़ लिया, लैंड पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, उसके साथ ही हमने कैपिटल पढ़ लिया। अब सवाल ये आता है कि अगर पालमपुर जैसा गांव है, कोई भी रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में पैसा कमाने का एक साधन तो एग्रीकल्चर है, जिसमें अब तक हम ये देख रहे थे कि कितना इनपुट लगेगा, कितना आउटपुट लगेगा, कितना हम कंजम्पशन के लिए रखेंगे, कौन सा सरप्लस हम मार्केट में बेचेंगे। अब तक हम इन सारी चीजों को समझ रहे थे।
अब इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हम अपनी इनकम हमें बढ़ानी है, तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए हम क्या अदर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हमारी जेब में और पैसा आए। तो एग्रीकल्चर के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे हमारी जेब में पैसा आ सकता है। तो अभी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर बात कर रहे थे, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।